Good morning student, नरेंद्र जैन, डायरेक्टर मंथन कैरियर इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर पार्श्व इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अभिकारक मध्यवर्ती के प्रकार, अभिक्रिया मध्यवर्ती के प्रकार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभिक्रिया मध्यवर्तियों का स्थायित्व। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ आपको। हमें पता है कि अभिक्रिया मध्यवर्ती कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः 3 प्रकार के, मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन और कार्ब एनायन। उसके अतिरिक्त 3 और हैं जो मेरे अगले वीडियो में आएंगे, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। आज हम पहले 3 का स्थायित्व समझेंगे। कौन कौन से? मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन और कार्ब एनायन। ये मेरे सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल नरेंद्र जैन सर्स केमिस्ट्री पे उपलब्ध है, आप आराम से देखिएगा। आइए चलें, तो हमने हेडिंग दी है अभिक्रिया मध्यवर्ती का स्थायित्व। सर, अभिक्रिया मध्यवर्ती में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 3 प्रकार के। पहले है मुक्त मूलक, दूसरे हैं कार्बोनियम आयन और तीसरे हैं कार्ब एनायन। पहले हम बात करेंगे मुक्त मूलक की। मुक्त मूलक 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। मुक्त मूलक होते क्या है फिर बता देता हूँ। जब आपके पास कार्बन के ऊपर एक विषम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिखे, डॉट दिखे, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए। ये प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए प्राथमिक मुक्त मूलक, ये द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए द्वितीयक मुक्त मूलक, ये तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए तृतीयक मुक्त मूलक। याद रहे, मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन न्यून संतति है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की सदैव कमी होती है। एक और प्रभाव जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वो है प्रेरणिक प्रभाव, इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आई प्रभाव कहा जाता है। आई प्रभाव 2 प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव अर्थात किसी समूह पर प्लस आई, अगर कोई समूह कहता है कि मैं प्लस आई प्रभाव बताऊंगा, अर्थात वो स्वयं पर प्लस लाना चाहता है। कोई भी समूह स्वयं पर प्लस कब लाएगा? जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो ऐसा प्रभाव क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ईडीजी। याद रखना, ईडीजी वर्ड बहुत बार दिखेगा अलग अलग बुक्स में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। बेस्ट एग्जांपल है जितने भी आर समूह, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सभी क्या होते हैं? प्लस आई प्रभाव बताएंगे। माइनस आई, मेरे पर माइनस आए। मेरे पर माइनस कब आएगा? जब मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी। हेलोजेंस, OH, NO2, साइनो इत्यादि। बच्चों, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, ये कभी गलत नहीं होगा। सुनिए मैंने क्या लिखा है। अभिक्रिया मध्यवर्ती का स्थायित्व, कैसा भी अभिक्रिया मध्यवर्ती हो, उसका स्थायित्व आपको निकालना है तो उसका संबंध है समानुपाती 1 आवेश घनत्व या इलेक्ट्रॉन न्यूनता। अभिक्रिया मध्यवर्ती का स्थायित्व समानुपाती 1 आवेश घनत्व या इलेक्ट्रॉन न्यूनता, अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन न्यूनता सबसे कम होगी वो सबसे अधिक स्थायी होगा, या जहां पर आवेश घनत्व सबसे कम होगा वो क्या होगा? सबसे अधिक स्थायी। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती समानुपाती 1 क्या होगा? आवेश घनत्व होगा या इलेक्ट्रॉन न्यूनता। समझते हैं हमारा टॉपिक क्या है। मुक्त मूलकों का स्थायित्व। हमें बताया कि हमारे पास 3 मुक्त मूलक दिए हुए हैं, प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक और तृतीयक। ये मैथिल समूह है। ये क्या बताएगा? प्लस आई प्रभाव बताएगा। प्लस आई का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, तो ये मैथिल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सोचिए, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने क्या कहा? मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन न्यून संतति होती है। तो जैसे ही इसने इसको दान करा, इसकी कमी थोड़ी कम कर दी। या 2 मैथिल ने दान करा तो और कमी कम हुई, या 3 मैथिल ने दान करा तो और सबसे कम कमी कहां रह गई? यहां रह गई। इसका मतलब क्या? तृतीयक मुक्त मूलक में क्योंकि 3 मैथिल समूह थे, अतः तृतीयक मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉन न्यूनता सबसे कम है। क्यों? क्योंकि 3 मैथिल ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन देके उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कम कर दिया, अतः तृतीयक मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थायी है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम क्या बना? तृतीयक सबसे अधिक स्थायी है, फिर द्वितीयक और प्राथमिक। ये मुक्त मूलक को अपन इंग्लिश में लिखते हैं फ्री रेडिकल, मैंने इसलिए FR लिख दिया। मुक्त मूलक इज इन इंग्लिश इट इज रिटन एज द फ्री रेडिकल
दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपका FR लिख के दिया। ओके, नाउ अगला टॉपिक है कार्बोनियम आयन का अस्तित्व। फिर वही कार्बोनियम आयन भी तीन प्रकार के, प्राथमिक कार्बोनियम, द्वितीय कार्बोनियम और तृतीय कार्बोनियम। सवाल है इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी कौन है? अभी समझते हैं। सर यहाँ पर भी वही मैथिल समूह है, प्लस का चार्ज है। प्लस का मतलब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनावेश है, इसलिए तो मैथिल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसको खिसकाए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, पूरे नहीं दिए, ध्यान रखना, केवल इलेक्ट्रॉन को खिसका दिया थोड़ा सा उस तरफ। तो मैथिल ने जैसे इसको दिया तो यहाँ पर थोड़ी कमी कम हुई, यहाँ 2 मैथिल दे रहे तो और कमी कम हो गई, यहाँ 3 मैथिल दे रहे तो और सबसे कम कमी यहाँ। तो बताओ सबसे कम धनावेश का घनत्व कहाँ रह जाएगा? यहाँ। क्यों रह जाएगा? क्योंकि 3 मैथिल है, तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब तीनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो सबसे कम घनत्व यहाँ रह गया। हमने क्या लिखा? जितना आवेश, मैंने यहाँ पर देखो ना तो प्लस लिखा है ना माइनस, मैंने क्या लिखा है? जितना आवेश घनत्व कम होगा, जब यहाँ धनावेश की बात है तो हम बोलेंगे जितना धनावेश का घनत्व कम उतना स्थायित्व क्या होगा? अधिक। तो बताओ इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी कौन है? तो सर इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे कम धनावेश का घनत्व यहां रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि 3+I वाले समूह उपस्थित थे। तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तृतीयक, सबसे अधिक, फिर द्वितीयक और फिर क्या आएगा? प्राथमिक कार्बोनियम आयन। फिर आगे चलते हैं, कार्बन आयन का स्थायित्व। याद रहे बेटा ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में, IIT में, मेडिकल में, सब में काम आएगा। तो कार्बन आयन क्या होते हैं? वही ऋणावेश वाली संतति होती है, -1, -2 और -3, माइनस माइनस और माइनस का आवेश आ गया, तीनों के ऊपर माइनस 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 का आवेश आ गया। तो सुनिए CH3 CH2 माइनस। अब यहां देखो ये प्राथमिक, ये द्वितीय, ये तृतीयक, यहां पर माइनस था, इसने और दे दिए। मैथिल अपना +I प्रभाव बताएगा, इसने और दिए, तो बताओ ऋणावेश का घनत्व तो इसने बढ़ा दिया। यहाँ 2 ने दिए तो और बढ़ा दिया, यहाँ 3 ने दिए तो और बढ़ा दिया। तो सबसे अधिक ऋणावेश यहाँ हो गया। हमने क्या लिखा था? जहां आवेश घनत्व कम होगा वो स्थायी क्या होगा? अधिक। तो सबसे कम घनत्व यहां हो गया, इसलिए सबसे अधिक स्थायी कौन हो गया? प्राथमिक। तो सर कार्बन आयन में स्थायित्व क्रम क्या है? प्राथमिक सबसे अधिक स्थायी है, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। ये मुक्त मूलक का, ये कार्बोनियम का और ये कार्बन आयन का। अब मैं जो बताने जा रहा हूं एक ब्रह्मास्त्र है। फिर समझिए, एक आपके सामने सिंपल सा कंसेप्ट रखा मैंने, ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद बन रहा है सी। ये सब मध्यवर्ती है, वापस सी और वापस सी, तीनों में सी ही बना। लेकिन अच्छा इसमें मध्यवर्ती कौन सा है? धनावेशित मध्यवर्ती है, प्लस लिख दिया मैंने। पहले में प्राथमिक मध्यवर्ती बना, प्लस प्राथमिक धनायन बना, दूसरे में द्वितीयक बना, तीसरे में तृतीयक बना। प्रश्न ये आया कि इन तीनों में से, सवाल समझिएगा, इन तीनों क्रियाओं में सबसे तेज कौन सी चलेगी? अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा कहां होगी? या यूं कह दे, देखो जब अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये सबसे तेज चल रही है, तो सबसे तेज ये चलेगी तो सबसे पहले क्रिया में भाग ये लेंगे। तो या तो अभिक्रिया की दर कह दो या आप क्या कह दो? अभिकारकों की क्रियाशीलता। बात एक ही है। जब सबसे तेज ये चलेगी, सबसे पहले क्रिया में भाग ये लेंगे, तो सबसे पहले उत्पाद ये बनेगा, तो उत्पाद का निर्माण कह दो। और वो उत्पाद सबसे पहले बनेगा जो स्थायी होगा, तो उत्पाद का स्थायित्व कह दो। 4 प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में आएगा, समझिएगा। 4 प्रश्न क्या है? अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की क्रियाशीलता, उत्पाद का स्थायित्व या उत्पाद का निर्माण। प्रश्न एक ही है, पूछने के तरीके 4 है। आपको जब भी ऐसा सवाल आए कि इन तीनों में सबसे पहले क्रिया में भाग कौन लेगा, इन तीनों अभिक्रियाओं में दर सबसे पहले किसकी होगी, इन तीनों में सी सबसे पहले कहां बनेगा, तीनों में सी सबसे अधिक किसका स्थायी है, आपको क्या करना है? उस क्रिया के मध्यवर्ती को देख लेना है। सबसे पहला काम यह करो कि भैया इसमें कौन सा मध्यवर्ती बन रहा है, इसमें धनावेशित मध्यवर्ती बन रहा है, तो चेक करो कि सब यहां पर प्राथमिक मध्यवर्ती लिखा गया है, यहां द्वितीयक मध्यवर्ती या तृतीयक। अब हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर धनावेशित है तो तृतीयक सबसे अधिक स्थायी है। अब मेरा संबंध देखो, मैंने क्या कहा? अभिक्रिया की दर या अभिकारकों की क्रियाशीलता या उत्पाद का स्थायित्व या उत्पाद का निर्माण, तुम कुछ भी कर लो, समानुपाती क्या जाएगा? अभिक्रिया मध्यवर्ती का स्थायित्व। यानी जिस अभिक्रिया में मध्यवर्ती सबसे अधिक स्थायी होगा उस अभिक्रिया की दर सबसे अधिक होगी, उस अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, उसका उत्पाद सबसे पहले बनेगा, उत्पाद सबसे अधिक स्थायी होगा। शर्त यही है, अभिक्रिया मध्यवर्ती। एक बच्चों बात गांठ बांध देना, जितने भी मध्यवर्ती होते हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होते। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो 10 में से 1 नंबर, 10 में से 2 नंबर और 10 में से 3 नंबर, 3 विद्यार्थी थे, उनके प्राप्तांक कितने? 1, 2 और 3। हमें पता है तीनों ही कमजोर है,
क्यों? किसी की एक, किसी की दो, किसी की तीन, लेकिन आपको क्या करना है, इन तीनों में सबसे होशियार निकालना है, तो आप इसी को मानोगे। वही कहानियां है, ये जितने भी मध्यवर्ती हैं सारे अस्थायी है। जैसे ये तीन मध्यवर्ती बने, तीनों ही अस्थायी है। आपको तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक स्थायी देखना है, तो इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी कौन है? ये वाला। तो याद रखिए सर, जितना अभिक्रिया मध्यवर्ती स्थायी होगा, उस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी, उतना ही अभिकारकों की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, उत्पाद का निर्माण अधिक होगा और इस उत्पाद का स्थायित्व अधिक होगा। हमें पता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोनियम आयन में सबसे अधिक कौन सा स्थायी है? तृतीयक कार्बोनियम। तो सबसे पहले क्रिया में भाग कौन लेगा? ये वाले अभिकारक भाग लेंगे। अगर ये माइनस वाला होता तो क्या होता? दिमाग लगाइए, माइनस माइनस और माइनस, उस केस में ये भाग पहले लेता। क्यों? क्योंकि प्राथमिक जो कार्बन आयन है सबसे अधिक स्थायी। याद रहे, ब्रह्मास्त्र है, कोई भी आईआईटी का, मेडिकल का, 12th का, 11th का, जो ये क्रियाशीलता पे प्रश्न आएंगे, आप, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, ये चीजें आप याद कर लो। एक तो ये बादल और एक ये बादल, ये बॉक्स और ये बॉक्स याद कर लो, कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता। सवाल क्या बना? अभिक्रिया की दर या अभिकारकों की क्रियाशीलता या उत्पाद का स्थायित्व या उत्पाद का निर्माण समानुपाती क्या जाएगा? अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है उसका स्थायित्व। ये समझ में आया? तो ये तीन हम लोगों ने मध्यवर्ती कर लिए। ये करने आवश्यक है क्योंकि हम हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं 12th के अंदर, और हेलोएल्केन के अंदर हमें निर्माण विधियां स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए पहले हमें ये समझाना आवश्यक था। अगला टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करते हैं।